सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 सभी बच्चे कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12 में सभी बच्चे ये चाहते हैं कि उनको अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, खासकर यूपी बोर्ड के बच्चे जो बहुत ही परेशान हैं। तो उनके लिए आज हम एक बेहतर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो पेपर हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चंस इसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी हैं। क्वेश्चन इसमें अगर आप देखेंगे तो हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एक मोलल जलीय विलयन, अगर मैं बात कर रहा हूं एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है, यानी कि एक मोलल जलीय विलयन अगर ले लिया जाए तो विलेय का मोल प्रभाज क्या निकल करके आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश यहां पर करता हूं, आप इसको समझ लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मोलल का जलीय विलयन है। अब एक मोलल का मतलब हो गया एक मोल सॉल्यूट हो गया, एक मोल इसमें सॉल्यूट हो गया। अब एक मोल जब सॉल्यूट हुआ तो 1 kg सॉल्वेंट में घुला होगा। 1 kg सॉल्वेंट यहां पर वाटर है और 1 kg वाटर का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 1000 को हम 18 से डिवाइड करें तो 55.5 आ जाता है। एक मोल यानी मोल प्रभाज निकालना है का मोल प्रभाज अगर किसका निकालना है, विलेय का निकालना है, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर यानी कि सॉल्यूट का मोल प्रभाज हो जाएगा। सॉल्यूट का मोल प्रभाज निकल करके क्या आएगा वो आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पर एक मोल हो गया ऊपर और नीचे एक मोल प्लस 55.5 यानी कि 1/56.5 और 1/56.5 का जो आंसर आता है वो लगभग आता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में जो आपको आंसर मिलेगा वो 0.017 मिलता है। तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाता है। निम्न में कौन सा एक्टिनॉइड है? तो थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा, बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबेल प्राइज लाए। देखो मैंने भी बोला थापा ने ऊपर से नापा, कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है, सॉरी कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है, तो थापा ने ऊपर से नापा। थापा अगर मैं बात करूं तो थापा ने ऊपर से नापा, तो यानी कि यूरेनियम भी हो गया, थोरियम भी हो गया। थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका, पूरा मतलब हो गया आपका प्लूटोनियम, यानी कि पूरा अमेरिका कांपा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो बैंकॉक कैलिफोर्निया से मेंडलीफ, ठीक है, कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीफ नोबेल प्राइज लाए। तो टर्बियम जो है टीबी, और लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन गॉड टब डे हुई राथुम। तो आपको टर्बियम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये टर्बियम जो एक ऐसा जो लेंथेनॉइड सीरीज का है, एक्टिनॉइड का नहीं है। यहां पर प्लूटोनियम को देखें तो पीयू हो गए, थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका, पूरा दिख रहा है ना, पूरा पीयू। तो यहां पर प्लूटोनियम की अगर मैं बात करूं तो पूरा अमेरिका कांपा। ठीक, तो ये बात आप याद रखने वाली। यहां पर टर्बियम जो है वो एक्टिनॉइड नहीं है, वो लेंथेनॉइड है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, यानी कि अनुचुंबकीय का मतलब है पैरा मैग्नेटिक कौन है, इसमें से पैरा मैग्नेटिक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत है। तो पैरामैग्नेटिक तथा चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल की भी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल की यहां पर हो रही है। तो देखो ये तो हो गया आपका डायामैग्नेटिक हो गया और टेट्राहेड्रल हो गया। ये आपका अनुचुंबकीय हो गया ना, और अनुचुंबकीय और तथा चतुष्फलकीय ज्योमेट्री का, तो ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया, पैरा नहीं है। और ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया, ये आपका डाया हो गया, लेकिन ये वाला जो है ये पैरामैग्नेटिक भी है और टेट्राहेड्रल भी है। यानी अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो निकल को निकाल भी सकते हैं। इसकी शेप अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर Ni, यहाँ पर Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और ऊपर इसके आ जाता है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव आएंगे क्योंकि निकल की कंडीशन है। तो ये टेट्राहेड्रल हो जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर बेंजोइल क्लोराइड का H2PdBO SO4
चयन होने पर क्या बनता है? तो ये आप बेंजोइल क्लोराइड ले लीजिए C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है। हाइड्रोजन से रिएक्शन आप इसकी करा दीजिए। जैसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे आप इसकी जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा वो C6H5CHO मिलेगा और एरो पर लिखा है PDBaSO4, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो रोजन-मंड रिडक्शन है। रोजन-मंड रिडक्शन में ये आती है। तो फिर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट यहाँ पर बेंजल्डिहाइड यानी कि ए ऑप्शन आना चाहिए। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगर आप चाहते हो कि आपका क्लास कंटिन्यू रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर कर दो अपने साथियों को। हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा है? तो हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हिंसबर्ग रिएजेंट अगर आप जानते हैं तो सिंपल सी बात है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जल में घुलने वाली विटामिन, विटामिन ए फैट में घुलती है, विटामिन ई फैट में घुलती है, डी, लेकिन विटामिन सी जो होती है वो जल में घुलती है। यहाँ पर ऑप्शन आपको सी लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, बेहतर से बेहतर वीडियो हमसे मिलती रहे और साथ ही साथ आपको जितना भी मटेरियल है वो अप टू द मार्क मिलना चाहिए, ऐसा मैं जानता हूं। और हम लोग क्लास 11th के बच्चे हैं, आपके अगर भाई बहन हैं तो उन भाई बहनों को जरूर ये बता दीजिए कि अब हमारा क्लास अप्रैल से क्लास 12th शुरू होने जा रहा है और अप्रैल से जो हमारी टाइमिंग होगी वो इवनिंग में होगी और आपको फुल स्टडी मिलेगी सॉल्यूशन से लेकर के लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल तक हम प्रॉपर तरीके से सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे। यानी कि कवरिंग तो सभी सिलेबस की करेंगे लेकिन टोटली इंग्लिश मीडियम के साथ साथ मिक्स आपको पढ़ाएंगे। बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही मजा आएगा आपको, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारा हो गया पहला पेज। अब दूसरा पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन, राउल्ट के नियम को समझाइए। राउल्ट के नियम को समझाइए तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को लिखिए। देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है आपको बताता हूं। राउल्ट के नियम के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, राउल्ट का नियम किस अलग अलग तरीके से दिया गया है। जब किसी विलेय को एक विलायक में घोल दिया जाता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसी के मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करता है। तो अगर दो है तो दोनों का सम कर देंगे। तो पार्शियल वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो आंशिक जिसे वेपर प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, partial vapor pressure of a solution is equal to the, yeah, directly proportional to its fraction. Partial vapor pressure of a solution is directly proportional to its mole fraction। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी कंपोनेंट है, कारण सहित बताइए कि संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। देखो संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो रंगीन यौगिक इसलिए बनाती है कि उसमें डी टू डी ट्रांजिशन होता है। तो इसका आंसर आपको हर जगह मिल जाएगा कि अगर मैं ट्रांजिशन मेटल्स की बात करता हूं तो ट्रांजिशन मेटल में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसी वजह से तो वो क्या करेगा, इसी वजह से तो वो जंप करेगा लो एनर्जी लेवल से हाई में। जब लो एनर्जी लेवल से हाई में जंप करेगा तो उसी को बोलते हैं डी टू डी ट्रांजिशन। अगर आपको डी टू डी ट्रांजिशन की जानकारी है तो ठीक है, और नहीं जानकारी आज हमसे ले लीजिए। जानकारी मैं आपको दिए दे रहा हूं कि ये मान लीजिए मेरे पास में डी ऑर्बिटल है। यहां देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में डी ऑर्बिटल है। इस डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डी ऑर्बिटल में होते हैं 1 2, अब यहां पर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है सपोज कर लेते तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है 2 एनर्जी लेवल में। एक कहलाता है हमारा T2G लेवल और एक कहलाता है हमारा EG लेवल। ऊपर की तरफ ये EG लेवल आता है, नीचे की तरफ हमारा आता है T2G लेवल। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो ये है, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, या सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये वाले जो नहीं है, सपोज करते हैं कि हम 2 ही इलेक्ट्रॉन ले लेते के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उससे समझाने में भी हमें आसानी रहेगी। ये हमने ऑर्बिटल ले ली तो ये इस तरीके से 5 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 यहाँ बना दिए और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो हम थोड़े छोटे मिटा दें, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये हमने मिटा दिए। अब जैसे ही इस पर लाइट पड़ी, इस पर जैसे ही व्हाइट लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ने से हुआ ये, इलेक्ट्रॉन ये लो एनर्जी लेवल से हाई में जंप किया, तो ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। इसी वजह से डी टू डी ट्रांजिशन बोला जाता है। डी से डी में जंपिंग हुई है, इसीलिए डी टू डी ट्रांजिशन इसको बोल दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है आपको? टेबल सेट करना है, डी टू डी ट्रांजिशन बोला जाता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर, लगातार चल रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित इनके आईयूपीएसी नाम आपको याद कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नाम। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार इसका आईयूपीएसी नाम क्या होना चाहिए। देखो, आईयूपीएसी नाम अगर आप याद कर लोगे ना, तो मुझे लगता है कि बहुत आराम आपको मिलेगी। थोड़ी टेबल में एडजस्ट कर दूं, 1 मिनट रुक जाओ। टेबल रखी थी सामने, वो दिक्कत कर रही थी। अब देखो यहाँ करना क्या है हम लोग को, हमको ये करना है कि हम इसके आगे जो है वो नामों को लिख लेते हैं। कैसे नाम लिखेंगे वो समझिएगा। देखो, यहाँ पर हमेशा ये 6 है तो हेक्सा अमीन हो गया, पहला लेटर कैपिटल देना हेक्सा, और फिर आगे अमोनिया है तो हेक्सा अमीन हो गया, AMMINE हेक्सा अमीन हो गया। ठीक, कोबाल्ट लिख देना, यहाँ पर आप हेक्सा अमीन कोबाल्ट, और ब्रैकेट में थर्ड लिख दीजिए और आखिर में सल्फेट लिख दीजिए। ठीक है, आखिर में क्या लिख दीजिए? सल्फेट लिख दीजिए, पूरा लिखना पड़ेगा, सल्फेट आप लिख दीजिए। तो ये नाम हो गया इसका आपका हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये इस डाई को इसकी बैलेंसी से सेटिस्फाइड किया गया है। इस पर डाई का मतलब है कि यहाँ पर रहा होगा 2 पॉजिटिव तो 3 पॉजिटिव, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो थर्ड आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले को अगर नाम देखना चाहते हो तो इस वाले का नाम K3CrC2O4 का होल थ्राइज है, तो KrC2 यहाँ पर लिख लेते हैं। गैपिंग थोड़ी सी लेना पड़ेगी हमें, चलिए इधर ले लेते हैं। देखो ध्यान दो, K3Cr, ठीक है, नाम यहाँ देखते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने K3 और यहाँ लिखा Cr और यहाँ C2O4 का होल थ्राइज, और इस तरीके से हमने पूरा कर दिया। देखो एक बार चेक भी करा देते हैं आपको, यही है। ठीक है, C2O4 का, C2O4 एक्चुअली में ऑक्सलेट आयन है। क्या है? ऑक्सलेट आयन है। अब यहाँ पर नाम, इसको जब नाम देंगे तो देंगे, इसको नाम हम लोग देंगे पोटेशियम। क्या नाम देते हैं इसे? चलो देखते हैं, पोटेशियम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पोटेशियम, ये हमारा पोटेशियम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, पोटेशियम। उसके बाद ट्राई ऑक्सलेटो, तो यहाँ ट्रिस भी लिख सकते हैं, ट्राई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिस ऑक्सलेटो या ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड आ जाती है, और यहाँ पर रोमन में पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम थर्ड आएगा। सॉरी, क्रोमियम, पहले क्रोमियम छूट गया ना, तो क्रोमियम पहले लिख देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रोमियम, ये आ गया आपका क्रोमियम थर्ड, ये रोमन में इस तरीके से ऐसे आप लिखना। तो ये आपके नंबर यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे। जबरदस्त पेपर है, आप इसको जरूर करिएगा सॉल्व। मैं आपसे कह रहा हूँ इस पेपर को जरूर करिए। एल्काइल क्लोराइड की, ध्यान दो, एल्काइल क्लोराइड की जलीय केओएच से अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य रूप में प्राप्त होती है। समझाइए। देखो यहां पर अगर मैं एल्कोहल, बहुत ही अच्छी ये भी रिएक्शन है, अगर आप जानना चाहते हो इस रिएक्शन के बारे में तो जरूर जानिए आप इस रिएक्शन के बारे में। क्या कंडीशन है, जब हमने एल्काइल हैलाइड को लिया और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जलीय केओएच से कराई। कैसा केओएच है ये? जलीय केओएच है, जलीय केओएच। तो जलीय केओएच के साथ में जब रिएक्शन कराई तो इसने एल्कोहल बना दिया, ROH बना दिया, और साथ में KX बन गया। मतलब ये 1 डिग्री का एल्कोहल या 3 डिग्री का जो भी बनाना है बनता चला जाएगा। लेकिन अगर हमने यही काम किया एल्कोहलिक के साथ में, यानी यहाँ Cl लिया, यहाँ पर मैंने KOH लिया, और एल्कोहलिक KOH को मैंने जब मिलाया तो यहाँ से KCl निकला और यहाँ से वाटर निकला, तो बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एल्कीन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? एल्कीन बन जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एल्कीन बन जा रहा है? तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि जब ये एल्कोहल बन रहा है यहाँ एल्कीन, क्योंकि ये रिएक्शन बीटा एलिमिन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है?
है, सब्स्टिट्यूशन है, और जब एल्कोहलिक KOH कर देते हो तो प्रोटोनेशन हो जाता है, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप इतना लिख के चले आए ना कि यहाँ बीटा एलिमिनेशन और वहां पर केवल सब्स्टिट्यूशन है, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक वर्ड और यूज कर देना, न्यूक्लियोफिलिक ट्यूशन है, तो फिर मान के चलो कि आपको नंबर 100% मिलेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जानिए, बहुत ही सुपर क्लास है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है बच्चों। और अगर आप चाह रहे हो ना कि इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लें, तो 100% आप क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। जी देखो, दूसरा क्वेश्चन ये तो हो गया आपको, ये हाँ, अब ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक, ये इसका ये आपका हिंदी वर्जन हो गया और ये आपका इंग्लिश वर्जन हो गया इसका, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। देखो, ये आप जानते हो अनुसार दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दोनों हाथों से पढ़ा लेते हैं, दोनों साइड से पढ़ा लेते हैं अनुसार, ये भी बात आप अच्छे ढंग से जानते हो, कोई भी बुराई किसी प्रकार की नहीं है। तो अब आप जानिए, एक मोलल बिलियन की अपेक्षा, अगर एक मोलल लिया और एक मोलर, तो एक मोलल और एक मोलर बिलियन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एक मोलर अगर कंसीडर करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मोलर कंसीडर किया, एक मोलर कंसीडर किया, तो क्या होगा, एक अगर 1 मोलर है, ध्यान दो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 1 मोलर बिलियन की अगर मैं बात करता हूं, 1 मोलर बिलियन की मैं बात करूंगा, तो एक मोल घुले होंगे, एक मोल कोई भी सॉल्यूट घुला होगा 1 केजी सॉल्वेंट में। किसमें घुला होगा? 1 केजी में घुला होगा। अब केजी और लीटर में डिफरेंस होता है, तो यहाँ किलोग्राम है, और मोलर की अगर हम मोलल, सॉरी ये मोलल है, इसकी बात मैं मोलल की कर रहा हूं, यहाँ पर ये मोलल कर लो, इसे ये मोलल हो जाता है। तो एक मोलल की अगर मैं बात करता हूं, तो एक मोल 1 केजी में घुला हुआ होगा। और अगर एक मोलर की बात करते हैं, एक मोलर की बात करते हैं, तो एक मोलर में क्या होगा, एक मोल 1 लीटर में घुला होगा। और लीटर मोलर में डिफरेंस होता है, क्योंकि वॉल्यूम में डेंसिटी कंपोनेंट आ जा रहा है, तो यानी कि पानी अगर है तो पानी में तो दोनों ही सेम रहेंगे, वाटर में तो दोनों ही सेम रहेंगे, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, लेकिन सॉल्यूशन ये वाला जो है वो ज्यादा डाइल्यूट होगा, ये वाला ज्यादा कंसंट्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट ये कम है, सॉल्वेंट यहाँ पर कम रह जाता है। ध्यान दो, सॉल्वेंट यहाँ पर कम रह जाता है, कम रह जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है एक मोलल बिलियन की अपेक्षा, ध्यान दो, एक मोलल बिलियन की अपेक्षा एक मोलर बिलियन ज्यादा सांद्रित होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक मोलर वाला जो है कंसंट्रेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो होता है वो कम रहता है। सॉल्वेंट कैसा रहता है? कम मात्रा में रहता है, क्योंकि यहाँ लीटर में कंसीडर किया गया है, और वहां पर कंसीडर किया गया था किसमें? वहां कंसीडर किया गया था किलोग्राम में, जो अमाउंट ज्यादा था। इथेनॉल के अम्लीय निर्जलन के इथीन की क्रियाविधि आपको लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ सकता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। इथेनॉल के क्या है, देखो फिर से एक बार पढ़ लो। देखो यहाँ पर ध्यान से, इथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से इथीन बनता है। तो पहले आप रिएक्शन देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप रिएक्शन देखो। ये मैंने इथेनॉल ले लिया, ये मैंने लिया इथेनॉल, बहुत अच्छे से मैं पेपर को डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। ये मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल को अगर मैंने कंसंट्रेटेड यानी सांद्र H2SO4 के साथ में इसको मैंने हीट कर दिया लगभग 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैंने इसको गर्म किया हुआ है, तो आप ये जानिए अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है, ये आपका अल्फा है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। अगर आप OH को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से OH रिमूव कर दो, H यहाँ से कर दो, जल रिमूव हो जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आपका H, ये हो गया H, और ये हो गया H, सॉरी ये हो गया आपका 2H लगा लीजिए, 2H लगाना पड़ेगा, मिटा देते, 1 मिनट का समय दो बस मात्र। यहाँ पर हमने ले लिया C, यहाँ H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H लगा दो, सिंपल सा इथीन बन जाता है। अब एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो कैसे दिखाना पड़ेगा, देखो आपको मैकेनिज्म भी बता देता हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं, अनुसार के साथ में आप लगातार बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या कंडीशन है।
बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे कंसिडरेशन में चल लेते हैं। कलर जरा थोड़ा सा चेंज कर लूं जी। देखो अब यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले H2SO4 टूट जाएगा, H2SO4 टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन में और HSO4 नेगेटिव आयन में, इसमें टूट जाएगा ना। सिंपल सिंपल आप समझ सकते हैं। अब ये H कहाँ जाएगा वो मैं दिखा रहा हूं। देखो ये इथेनॉल, ये आपने इथेनॉल लिया, इस इथेनॉल में यहाँ पर आपका OH लगा हुआ है और ये यहाँ पर H है, तो ये वाला H आकर के इस वाले H से कहता है भाई हमें जोड़ लो क्योंकि मेरे पास में प्लस है। जब इसे जोड़ लेता है तो कंडीशन क्या बन जाती है, इसे हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का एडिशन होता है। तो यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर हो गया OH2 पॉजिटिव हो गया। जैसे ये कंपाउंड आपका आगे बढ़ा तो इसी ने खट से क्या काम किया, जैसे ये स्टेबलाइज होना चाहा, इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हुआ ये कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ध्यान दो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाटर निकला और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। जैसे ये वाटर निकल गया, ये बॉन्ड गया तो H2O यहाँ से निकल गया और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो गया तो देखो कंडीशन ये H पॉजिटिव बाहर आएगा। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप सिर्फ वाटर को निकालो। जैसे ही वाटर को निकालोगे तो कंडीशन आपके सामने ये आ जाएगी, यहाँ पर H, यहाँ पर H और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और वाटर को आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाटर आपका रिमूव हो गया। अब ये कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है। इसके आगे अगर हमें बढ़ना है तो हम इसको फिर सिंपली इसमें से क्या करेंगे, ये यहाँ पर H है तो अब सिंपल सा ये बॉन्ड इधर मूव करेंगे और H प्लस यहाँ से डीप्रोटोनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H बन गई थी। इतनी मैकेनिज्म आप लिख देंगे, खट से एग्जामिनर आपको 2/2 यानी 2 में से 2 नंबर दे देगा। भाई साहब मजा आ जाएगा आपको, एकदम मस्ती के साथ आप पढ़ेंगे, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी शर्मा जी के साथ में। अब आप चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। ग्लूकोज एसिटल्डिहाइड था एसीटोन में, मैंने लिखवाया है क्लास में, अगर आपको बच्चों को याद हो तो एसिटल्डिहाइड एसीटोन में कैसे डिफरेंस करेंगे। देखो एसिटल्डिहाइड जो है वो टॉलन टेस्ट देता है, आपको पता है ये टॉलन टेस्ट देता है। फेहलिंग विलयन टॉलन के साथ में रजत दर्पण दे देगा, टॉलन के साथ में रजत दर्पण दे देगा, और एसीटोन टॉलन के साथ में रजत दर्पण नहीं देता है। ये फेहलिंग विलयन के साथ में आपका ब्रिक रेड ईंट की तरह लाल अवक्षेप देता है और एसीटोन नहीं देता है। ठीक है, रेड प्रेसिपिटेट ब्रिक रेड। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ग्लूकोज में 5 होते हैं, इसकी मैंने रिएक्शन आपको बताई कि ग्लूकोज की रिएक्शन जो है वो किससे लिख दो, ग्लूकोज की रिएक्शन PCl5 से लिख करके दिखा दो, ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सब हो जाएगा क्लियर। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं, सॉरी पूरा डिलीट हो गया, इरेजर बड़ी कर लेता हूं। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार रिएक्शन जो है वो क्या होगी। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज की PCl5 से रिएक्शन क्या होगी। ये है हमारा डिजिटल बोर्ड के साथ में एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। आपको बहुत बेहतर ढंग से दूंगा मैं केमिस्ट्री की परफेक्ट डिटेल, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो टेंशन के साथ में दूंगा। तो आप चलिए, अब ग्लूकोज का सूत्र तो आपको पता ही होगा कि भैया ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो और भी हम अच्छे कलर्स को प्रयोग में कर लेते हैं। ठीक है, और इस कलर से लिखेंगे रिएक्शन। देखो यहाँ पर मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, CHO दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना CHO। यहाँ पर आपने लिखा CHOH का होल 4 लिख दिया और नीचे लिख दिया आपने CH। सबसे बढ़िया है कि इसकी रिएक्शन 5PCl5 से करा दीजिए, 5PCl5, और चाहे अगर न मन हो तो एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो, CH3CO का होल ट्वाइस O से करा दो, न मन हो तो CH3COCl। इन तीनों में से किसी एक से करा देना, किसी एक से करा देना। जब किसी एक से करा दोगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा CHO, नीचे आ गया आपका सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH2Cl आ जाएगा, इसका होल 4 कर दो। अब ये बताओ क्लोरीन कितनी जगह पर जुड़ा, 4 ये जुड़े, 5 ये जुड़े, 5POCl3 निकाल दीजिएगा और 7 HCl निकाल देना। ये रिएक्शन समझा रही है, यहाँ पर लिख देना, बहुत अच्छे ढंग से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी बता दूंगा कि आखिरकार आपको लिखना क्या है। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखना है उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त
अभिक्रिया से यह ज्ञात होता है कि कि ग्लूकोज में 5 CHO ग्रुप 5 OH समूह उपस्थित हैं। एग्जामिनर आपको भाई साहब नंबर मस्त देगा, बिल्कुल टनाटन नंबर देगा, कोई टेंशन नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा कलर सेट कर देता हूं, कलर में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है इसलिए कलर को थोड़ा ठीक कर देता हूं। बस 1 मिनट का आप हमें समय दो, कलर की क्लियरिटी और कर देता हूं मैं जी, और आपको साफ दिखाई देगा। ठीक, जी बस और क्लियर दिखाई देगा आपको, बेफिक्र रहिए। एक लाइट और बंद कर दो जी। अब देखिए सही दिख रहा है ना, एकदम परफेक्ट दिख रहा है। हम भले काले दिखेंगे, लाइट लेकिन पूरी परफेक्ट है आपके पास। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अब क्लियर और क्लियर दिखा होगा आपको, एकदम मस्ती के साथ आप आइए, अब बिल्कुल परफेक्ट कलर आपके सामने आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट पेपर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो बहुत ही मस्त है, और इस क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारे पास अब तक 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इन क्वेश्चन पर चलिए लाइन से। अब इन क्वेश्चन को हम फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हमने आपके साथ 3 क्वेश्चन डिस्कशन किए। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, अगर हम लाल पेन ले लें ज्यादा बेटर रहेगा, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन घोलने में इतने हिमांक का अवनमन हुआ। तो यहाँ दिया क्या क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। यहाँ दिया है डेल्टा TF, आपका दिया हुआ है ये वैल्यू डेल्टा TF दिया है, ये आपका W2 दिया है, और ये आपका W1 दिया है, और डेसीमोलर विलयन ये विलयन डाइमर, सॉरी डाइमर बना रहा है, और संग कितने प्रतिशत अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा बेंजीन के लिए, मोलल अवनमन स्थिरांक इतना दिया हुआ। इसमें फार्मूला आपको बता देता हूं, इसको कैलकुलेशन करिएगा। इसमें फार्मूला लगेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, है ना, IKF लगेगा इसमें। डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF लगा लीजिएगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू यहाँ पर IKF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये फार्मूला आप इसमें सेट कर देना। क्या क्या दिया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले को एक काम ये कर लीजिए, मैं आपको बोर्ड छोटा करके दिखाता हूँ। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है तो 2 ग्राम आप रख दीजिएगा ऊपर। यहाँ डेल्टा TF की वैल्यू 1.62 दे रखी, आई वैल्यू आपको निकालनी है। KF की वैल्यू 4.9 दे रखी है, और आपका 2 ग्राम ऊपर 1000 यहाँ पर रख देना है, नीचे 25 ग्राम में घोल देना है, तो आई यहाँ पर निकाल देना। आई का मतलब है बेंट ऑफ फैक्टर। जब बेंट ऑफ फैक्टर पता लग जाएगा तो यहाँ अम्ल का संगुणन यानी एसोसिएशन की बात करता है, और जब एसोसिएशन की बात होती है तो आई यानी अल्फा इज इक्वल टू होता है I-1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n हो जाता है। तो आप इसके फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, 1 अपॉन n-1 हो जाता है। सॉरी, ये आपका अनडू करके मैं इसे सेट कर देता हूँ। 1 अपॉन n-1 हो जाता है। वैल्यू रख दीजिएगा, और वैल्यू रखने के बाद आपको यहां से आंसर मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चले आइएगा संक्षारण की विधि में चले आइए। संक्षारण क्या होता है यानी कोरोजन क्या होता है, आप बता सकते हैं कि भाई जंक लगना, जैसे सिंपल सी बात है। कोरोजन का मतलब यहाँ पर जंक लगने से है कि जंक लगना क्या होता है। तो यहाँ रस्टिंग, भाई कोरोजन का मतलब चाहे किसी भी मेटल में लगे, और अगर आयरन में लगे तो फिर रस्टिंग कहलाती है। इसको ध्यान दीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर मैंने बहुत लिखवाया है, इसकी आणविकता में और अभिक्रिया की कोटि में अंतर को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए काल यानी T½ को भी कैलकुलेट करना है। ये पूरा मॉडल पेपर बढ़िया ढंग से तैयार कर लीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि भी मैंने आपको लिखवाई है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस बार बिल्कुल आना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल 100% आना है। इसको भी बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लिए। देखो
कोलराउस का नियम समझाइए। इसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये एक एक क्वेश्चन आप बढ़िया ढंग से कर लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया ढंग से। उसके बाद 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता इतनी दे रखी है, मिथेनोइक अम्ल के लैम्डा एम का मान इतना दे रखा है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से इसको भी लगा लीजिएगा। किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ये अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा है। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो कितना दिखा रहा है, 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। सक्रियण ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो अब आप जानते हैं, सिंपल सी बात है कि अगर आपको फार्मूला पता है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आप रख करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आंसर आपका सिंपल वे में निकल आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 2026 आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। कारण सहित बताइए कि NiH2 का होल 6 का विलयन हरा होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें आपको मैंने लिखवाया था D to D ट्रांजिशन हो जाएगा, जबकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ध्यान देना, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड है CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और यहाँ पर H2O कैसा है, ये वीक लिगेंड है। तो यहाँ पर ये वीक लिगेंड लगा देना। इसके एग्जाम्पल में इसके त्रिविम समावयवताएं आपको बना करके दिखानी है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, यानी कि डीएनए आरएनए के बारे में बताना है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर आपको एक लिखना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संक्षिप्त टिप्पणी। देखो रीमर टीमन मैंने पढ़ाई, कोल्बे मैंने पढ़ाई, विलियमसन सिंथेसिस मैंने पढ़ाई है, इसको भी अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। अल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बनाना है। इसको भी आप अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, है ना। इसको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया नाइट्राइल से कराते हैं। एसीटोन कंसंट्रेटेड H2SO के साथ आस्वित किया जाता है। एसिटिक अम्ल को कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है। इस पर भी आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। कैनिजारो, एल्डोल, इटार्ड, तीनों पर लिख लो 2026, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित रूपांतरणों को अभिक्रिया सहित मेथेनामीन से इथेनामीन, यानी कि इसे मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन भी कहते हैं, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान दे दो, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन कहते हैं। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन मैंने बताया है। एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी मैंने समझाया डाइल्यूटाइजेशन के द्वारा। गैब्रियल थैलिमाइड मैंने लिखवाई ही, युग्मन मतलब कपलिंग, और ये कार्बेलेमिन, इस पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, एग्जामिनेशन में ये काम आएगी। अब लास्ट में आ जाइए, ये हो गया पूरा पेपर आपका। इतना अगर आपने पढ़ लिया ना तो फिर हम आपके लिए ये मान के चलिएगा कि केमिस्ट्री का आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल आपको दे रहा हूं। अब एक चीज और भी जानो दोस्तों, बहुत ही जरूरी है आपके लिए समझना, आपके लिए ये चीज जाननी बहुत आवश्यक है जो एग्जामिनेशन में आपके काम आ सकती है। सबसे बड़ी बात, देखो परीक्षाएं अगर आप देते हैं तो परीक्षाओं से आपका सबसे बड़ा फायदा है, नंबर 1, परीक्षाओं से सीखने को मिलता है। ये परीक्षाएं देती क्या है वो बात जानिए। अगर ये परीक्षाएं ना होती तो क्या होता, परीक्षाओं से सीखने को मिलता है। अगर आप परीक्षाएं सीखने के लिए दे रहे हैं तो मान के चलिए कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर लेंगे। और उद्देश्य बनाइए कि आप 90% नंबर कम से कम लाएं। 90% से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आजकल एग्जाम आप जानते हैं कि बहुत हाई लेवल के होते हैं और एग्जामिनेशन में वैल्यू तभी है जब आप 90% नंबर ले आते हैं। तो 90% नंबर लाने के लिए आपको पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। इसलिए जो मैं चीजें करा रहा हूं इनको कर लीजिए। अगर एग्जामिनेशन में ना मिले तो बताइएगा, 100% दावा है कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो आप चलिए इनको
प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए जो मैंने आज कराए हैं, क्योंकि आपको होगा इससे बहुत बड़ा फायदा। थैंक यू। हैव अ